हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं अपने पेज पर। अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज़ का मेरा ये पेज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और एक मिनट जस्ट, क्या बंद करूं भाई? बालकनी। ओ माय गॉड। हाँ नहीं भाई, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से और वेट करवाया इसके लिए, और भी क्षमा चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन शुरू हैं और इस समय कैंपेनिंग और चुनाव आयोग का तमाम गाइडलाइन इस तरह का कि जो कोविड-19 को देखते हुए जो नया कोरोना का थर्ड वेव आने की आशंका, उसको देखते हुए तमाम तरह के गाइडलाइन है कि भाई क्राउड यानी भीड़ इकट्ठी ना हो और तमाम ऐसे गतिविधियां ना हो जिससे कि बीमारी बढ़ने की आशंका हो, जो महामारी है वो फैलने की आशंका हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, चुनाव आयोग के गाइडलाइन को लोग फॉलो भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी चल रही हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है वो है, और जो भी वर्चुअल हो सकता है यानी कि दूर से रह के जो प्रचार प्रसार हो सकता है वो हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद दे देना चाहता हूं कि मेरे पेज पे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप सभी का अभिनंदन है। और मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं, आप सबका अभिनंदन है। जो लोग नहीं किए हैं कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं चाहूँगा, निवेदन करता हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, रियल रिपोर्टर न्यूज नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी पार्टियां कुछ हैं जो लोग यूं ही आ गए हैं, मतलब है उनका मिशन विजन सब कुछ वैसा ही है लेकिन अलग अलग तरह का है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप ये एक तरह की नेटवर्क मतलब टेक्नोलॉजी है। वोट देना, पॉलिटिक्स करना, नेटवर्क से मतलब होता है कि भैया एक बहुत बड़े लोगों का समूह तैयार करना। एक ही मानसिकता के लोग एक किसी प्रकल्प को प्रमोट करने लगते हैं या उसे बल देने लगते हैं तो वो नेटवर्क में तब्दील हो जाता है। एक पार्टी को बहुत सारी आबादी वोट करने लगती है, सपोर्ट करने लगती है, तो उस पार्टी का लाभ हो जाता है। कई बार क्या होता है कि गलत नेटवर्क में अगर आप पड़ गए, चाहे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों ना हो, गलत प्रोजेक्ट पर आपने कार्य कर दिया तो आपका वो नेटवर्क जो है वो जाल तंत्र में तब्दील हो जाता है। यानी वो एक तरह का जाल का काम करने लगता है। आप उस जाल में फंस जाते हैं। उस जाल में फंसने के बाद आप हाथ पैर जितना चलाएंगे निकलने के लिए बाहर, उतना फंसते चले जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने सही नेटवर्क पर काम किया, सही प्रकल्प पर काम किया, सही प्रोजेक्ट पर काम किया, तो आपके जीवन में अनंत खुशियां, अनंत संभावनाएं और सफलताएं दस्तक दे देंगी। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अभी पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अगर हम लोग जाएं तो हम लोग पाते हैं कि जातिगत राजनीति बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। जातियों के आधार पर मतदाताओं का गणना हो रहा है और उसका संतुलन कौन पार्टी बिगाड़ पाएगी, कौन बना पाएगी, इस तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा होने के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। जैसे होता क्या है कि जो भी जातियां, जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहूँगा कि बहुत बार आप देखे होंगे कुछ गाँवों में कुछ बड़ी और सवर्ण जातियाँ हैं, रसूखदार जातियाँ हैं, वहाँ पर वो संपन्न हैं, जमींदार हैं, अच्छी खासी उनकी अपनी एक धाक है, मजबूत हैं, ताकतवर हैं, बाहुबली हैं, तो वहाँ पर आज भी उनका वर्चस्व चलता है। ठाकुर हों, ब्राह्मण हों, कोई भी जाति के लोग हों, यादव हों या किसी भी विशेष जाति को ले लीजिए, निषाद ही क्यों ना हो, किसी गांव में अगर कोई धाकड़ निषाद हैं, उनका जो हिस्ट्री रहा है वो काफ़ी मजबूत रहा है, उनके पास संपत्तियां हैं, उनके पास जन बल है, धन बल के साथ साथ लोग उनके परिवार में हैं, तो वो परिवार बड़ा ज़्यादा बाहुबल में होता है और उसका अपना एक धाक चलता है। गांव के प्रधान
से लेके जिला पंचायत सदस्य तक, या जो लोग वहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद होते हैं, वो लोग भी उस परिवार का बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट करता है, बहुत ज़्यादा गांव के वोट को डाइवर्ट कर सकता है, अपने परिवार के वोट से प्रभावित कर सकता है, अपनी शक्ति और अपने धन का इस्तेमाल करके भी प्रभावित कर सकता है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जब आरक्षण की बात होती है तो जैसा कि सवर्ण आरक्षण लागू हुआ, सवर्ण आरक्षण में ये आया कि भाई जो सवर्णों में गरीब लोग हैं तो उनके गरीबी के आकलन के अनुसार जो है उनको वरीयता दे दी जाए। तो ये सत्य था, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा ठोस मामला था कि गरीब, चाहे एक दो जातियां होती हैं आज के तारीख में, आज के जो परिवेश में, एक अमीर और एक गरीब। आप विश्वास करिए कि अगर कहीं SC ST का भी होकर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसकी जीवन शैली अलग है, वो गरीबों से, अपनी ही जाति के गरीबों से बहुत ज़्यादा तारतम्य नहीं रखता है भाई। उसके जो दोस्त मित्र होते हैं वो अमीर होते हैं, और वो अमीर दूसरी जाति के भी हो सकते हैं। दूसरी जाति के जो अमीर हैं वो लोग उस जो निचली जाति का जो अमीर है उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। यानी अमीरों की अपनी एक लॉबी होती है, अमीरों की अपनी एक जाति होती है, गरीबों की अपनी एक जाति होती है। मेरे गांव का उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे गांव में एक प्रगट बाबा हैं, प्रगट तिवारी नाम है उनका। मैं उनको देखता हूँ, वो उपरोहित के तौर पे कार्य करते हैं। पूजा पाठ गांव का जो भी पड़ता था, शादी ब्याह, मुअनी जियनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस सब में प्रगट बाबा ही आते थे, प्रगट होते थे। और वो घंट बनाने से लेके शादी विवाह, इवन हमारी शादियों में भी वही गए थे हमारे पंडित बनकर। तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि वो बड़े गरीब और बड़े साधारण और बड़े मतलब मृदुभाषी हैं। उनका जो व्यवहार है बड़ा सरल है, बहुत ही ज़्यादा उनका मतलब एक उनका जो जीवन शैली है ना, वो किसान है, गृहस्थ हैं। वो गाय रखते हैं, वो सामान्य जीवन जीते हैं, खेती करते हैं, घास करने जाते हैं। और उन्होंने अपनी विद्वता से जो मंत्र या जो भी कुछ हासिल किया है, पतरा रखा है, पतरा देखते हैं, वो जो पढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको उनसे कोई डरता वरता नहीं है। उनका थोड़ा बहुत सम्मान मतलब कुछ गाँव के जो लोग हैं वो करते हैं। कुछ लोग उनको जब मन करता है कई बार धमका भी देते हैं कुछ चीज़ों में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि वो जो दूसरी जातियाँ हैं हमारे गांव में, उनका अपना एक वर्चस्व है, उनका अपना एक दबदबा है। मौर्य हैं, यादव हैं, इवन मैं निषाद समाज की भी बात कर सकता हूँ। मेरे गांव में वैसे तो 2 ही 3 घर हम निषाद हैं, तो 2-3 घर 4 घर हैं मान लीजिए। तो 4 घर जो हैं वो एक ही परिवार हुआ करता था, अब वो बट गया है तो पटदारी हो गई है और गाँव के लोग कहलाएंगे। तो वो भी मतलब अपने आप को जैसे भी जो भी स्थिति में है वो मान के चलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर ब्राह्मण कमज़ोर हैं, जहाँ पर गरीब हैं, वहाँ पर ये बताइए उनको भी तो ज़रूरत है ना संरक्षण की, आरक्षण की। और जो जातियाँ गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उन्हें ही तो उत्थान करने के लिए आरक्षण की बात लाए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और उसकी मांग और डिमांड को देखते हुए जो अन्य जो लोग थे देश को चलाने में जिनकी अहम भूमिकाएँ थी, उन लोगों ने इसे सर्वोपरि रखा। उन लोगों ने कहा हाँ ये होना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जातिगत आधार पर जो चीज़ें चलने लगी हैं, परशुराम को याद कीजिए, भगवान परशुराम जी ब्राह्मण कुल के रक्षा हेतु, ब्राह्मण स्वाभिमान की रक्षा हेतु भगवान श्री रामचंद्र जो क्षत्रिय वंश के थे उनके सामने कुपित हो जाते हैं। वह चीज़ आज भी ब्राह्मण परिवार के लोग जो है परशुराम की संतान स्वयं को बताते हुए कहते हैं। मैं बात ये करना चाहता हूं कि लोग अपने अपने पूर्वजों की परिपाटी की रक्षा हेतु जातिगत ढांचों में बदल गए हैं। कृष्ण की संतान यादव लोग अपने को कहते हैं, भगवान गुहराज के संतान या वीर एकलव्य की संतान हम निषाद अपने आप को कहते हैं। क्षत्रिय कुलवंशम तमाम गाड़ियों पर, तमाम जगहों पर लिखा हुआ मिल जाएगा तो भगवान श्री रामचंद्र क्षत्रिय वंश। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जब तो परशुराम वंश से ब्राह्मण आते हैं। अब देखिए ना क्या हो गया है, लोग अपनी सुरक्षा हेतु ये सारी चीज़ों को भी सदियों से करते आ रहे हैं। सदियों से लोग जाति, समाज और अपनी लॉबी बनाकर चलते रहे। नेताओं की बात अब हम करें तो ऐसे में ही इन जातिगत आंकड़ों का लाभ उठाकर कुछ लोग राजनीति को अपना अगर कहीं आधार बनाए तो उन्हें पता है कि राजनीति आज के तारीख का सबसे बड़ा पैटर्न है, सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट है। संविधान के अनुसार राजनीति में जो लोग चुनकर जनप्रतिनिधि के रूप में आएंगे, सांसद, विधायक या जिला परिषद सदस्य या अध्यक्ष,
उन लोगों के हाथों में सत्ता होगी, पावर होगा, 5 साल के लिए ही सही, लेकिन वही लोग कमांड करेंगे, अधिकारियों को वही लोग जो है शासन आदेश देंगे, तो आदेश देंगे तो वही होगा। अधिकारी और नेता मिलकर बहुत बार कई बार घोटाले करते हैं, ये अधिकारियों के मिली भगत के बगैर संभव नहीं है। अधिकारी नेताओं की आमतौर पर सुनते हैं, जो लोग पावर में होते हैं उनकी ज़्यादा सुनते हैं। अधिकारी ज़्यादातर लोग बिकाऊ हैं, जहां पर विरोधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं तो अधिकारी कई बार सत्ता का पतन भी कर देते हैं और होना सुनिश्चित भी है। लेकिन अधिकारी हर बार सबल नहीं हो पाते, क्योंकि नेताओं के हाथ में सत्ता होती है, वो उनका जब चाहे तब उन्हें नेस्तनाबूद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिन लोगों ने सत्ता के इस सुख का असली भान कर लिया, जानकारी कर लिया, तो उन लोगों ने सत्ता में जाने के लिए अपने जाति को संगठित कर लिया। उनमें तमाम लोग हैं, यादव, निषाद, चाहे राजभर तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है ज़्यादा हूँ मैं, सॉरी बुरा मान जाएंगे कुछ राजभर भाई लोग, बोलेंगे क्यों नहीं ज़्यादा हैं, तो आप भी ज़्यादा हैं, सब लोग ज़्यादा हैं। तो लोग जातियों के नेता पैदा हो गए, और जातियों के नेता पैदा होकर जब अपना कार्य करने लगे तो इनमें जो कम संख्या वाली जातियां हैं, ठाकुर, ब्राह्मण या ऐसे लोग जो 15% के दायरे में आते हैं, उन्होंने अपने आप को कहा हम राष्ट्रवादी हैं, हम जाति और धर्म और इसकी राजनीति नहीं करते, हम जो है राष्ट्र की राजनीति करते हैं। सच्चाई जबकि ये नहीं है। वह भी जैसे मान लीजिए कोई साधु, योगी आदित्यनाथ जी हमारे सूबे के मुखिया थे, और उनका परिवार या ऐसे लोगों को कोई रिश्वतखोरी या कोई घपलेबाजी करके परिवार का संपत्ति बनाना, ऐसी लालच और मोह माया नहीं है। तो मोह माया है क्या? वो आप लोगों को पता है कि एक ऐसे ऐसे परिपाटी से आते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि वह गोरक्षनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर एक नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो नाथ संप्रदाय कहिए या संतों की एक जो अपनी कम्युनिटी कहिए, उसमें एक ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उन्हें भगवान बनाने की ओर लेकर जाती हैं। उनके अच्छे कर्मों को स्वामी विवेकानंद या धर्म संसद चलाने वाली ये सोच वाले लोग हैं, हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म कहीं ऐसा ना हो कि विदेशों में जिस तरह से भगवान बुद्ध को मानते हैं लोग, और बहुत ज़्यादा वो लोग प्रोपगंडा पे नहीं चलते, वो लोग जो है कथा कहानियों और इन सब में बहुत ज़्यादा, जो यहाँ के खासकर कथा कहानियाँ हमारी हैं और जो अप्रत्याशित कहानियाँ हैं जिन्हें विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, 10,000 हाथियों का बल और वो तमाम पृथ्वी पर्वत को अंगुली पे टांग लेना, ये सब उन्हें हास्यास्पद लगता है। तो वो लोग भगवान बुद्ध में ऐसे तमाम चीज़ों में आस्था कर लिए। भगवान बुद्ध को तो आपको पता है ना, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो कालपी के युद्ध के बाद जो है लाखों वो शव विक्षत जब छत विक्षत देखे तो उन्होंने बौद्ध धर्म के भिक्षु और अनुयायी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया था, राजपाट छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि अब युद्ध बंद और सब कुछ, यानी वो एक तरह से राजाओं को ही धार्मिक अनुष्ठान में लाने के लिए अपने बेटे बेटियों को भी भेज दिए भिक्षु बनाकर, बौद्ध भिक्षु बनाकर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात कहने के पीछे का लॉजिक सिर्फ ये था कि जो बुद्ध धर्म है या बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है वह एक बहुत परंपरागत धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म जो हमारा था या जो हिंदू जो जिस धर्म को अनुसरण करते हैं उसका हरासमेंट कहीं उसको छीण होते जब कोई देखती है एक आबादी, तो वो एक बहुत बहुसंख्यक एक साधु संतों की एक लॉबी है जो उसकी रक्षा का सौगंध खाती है, उसे सौगंध खाकर उसे प्रबल बनाने के लिए उस पर कार्य करती है। शासन सत्ता में आकर ही उस पर प्रबलता से कार्य किया जा सकता है, यह बात उनके समझ में आ गई थी। आरएसएस जैसे संगठन जब एक्टिव होते हैं, जब तीव्र होते हैं, तो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र रक्षा की जो बात चलती है ये बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब गलत हो रहा है, ये सब सही है, लेकिन आपको समझना होगा कि उस राष्ट्र रक्षा के आड़ में यह जो लोग राजा बनते हैं जैसे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो ये लोग भले अपना घर न बनाएं, अपना परिवार, अपने बच्चों के लिए ये लोग कोई धन संचय न करें, लेकिन इन्हें आने वाले चीज़ों वक्त में क्या मिलेगा, यह लोग एक नाम और शोहरत छोड़कर जाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनके जाने के बाद यह दुनिया, यह समाज उनकी पूजा करे या उनको यह माने कि इन्होंने अपने कार्यकाल में एक अच्छा कार्य किया था, राष्ट्र निर्माण का कार्य किया था।
राष्ट्र निर्माण के पीछे कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का हरासमेंट भी होता है। हरासमेंट स्वाभाविक है। हरासमेंट से मतलब होता है एक आबादी, मान लीजिए जो बिगड़ैल आबादी हो, जो गलत कर रही है, तो जब आप इलाज करेंगे तो कीटाणु मरेंगे, यानी कि जब आप बैक्टीरिया मारेंगे तभी तो कोई रोग का निदान होगा। तो जब इनको जब रोग जो चीज लगता है उसको ये लोग सुरक्षित कर रहे हैं। जबकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी का बलिष्ठ होना, एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी बना रहे हैं और उसी को कोई कह दे कि ये तो रोग है, ये तो बलवान हो रहा है, ये बीमारी है, ये नहीं होना चाहिए, तो आपको कमजोर करने पे तुल जाए, कमजोर करने के लिए कार्य करने लगे। तो ये आपके लिए तो वो सही था कि आप मजबूत हो रहे थे, पहलवानी कर रहे थे, लेकिन दूसरा जो आपका पड़ोसी है, जो आपके बगलगीर का है, वो आपको कमजोर कर देना चाहता है। तो ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे आपको। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि ये जब जब दुनिया सृष्टि सबसे समाज जितनी बार उत्सर्जित हुआ है और इसमें जो लोग मजबूत होने का प्रयास किए, कवायद किए, तो उनके बगल में ही, उनके अगल बगल ऐसी चीजें उत्पन्न हुई जो उनको कमजोर बनाना चाहती थी। जैसे इसका एग्जाम्पल आप प्रकृति को ले सकते हैं। आप याद कीजिए, जब गेहूं बोआता है खेतों में तो एक अजीब तरह के और भी खरपतवार पैदा होते हैं गेहूं के अगल बगल। अगर उन्हें सही समय से सोहनी न किया जाए या उन्हें निकाला ना जाए तो वो मजबूत हो जाएंगे, गेहूं दब जाएगा, कमजोर हो जाएगा। धान के साथ भी ऐसा ही होता है। यानी आपके अगल बगल खरपतवार जानते हैं, आप कोई भी पौधा लगाइए, छोड़ दीजिएगा उसके हाल पे तो वो जंगल हो जाएगा। तो आप अच्छे पौधों को रख लेते हैं अपने, जिसको आपने लगाया है। दूसरे जो जहरीले या अलग तरह के पौधे हैं उनको आप उनकी सफाई कर देते हैं, कूड़ा करकट को साफ कर देते हैं। समय पर सिंचाई और बुआई और सारी चीजें अगर होती हैं तो वो मजबूत हो जाता है। अगर कई बार आप देखे होंगे कि दूसरे पौधों के प्रभाव में आकर या पानी और खाद और अन्य चीजों के अभाव में कभी कभी पौधे कमजोर हो गए, आपके ही लगाए गए पौधे, तो आप उसे दोगला कह देते हैं। आप उसे कहते हैं कि ये अच्छे नस्ल का नहीं है, संकर प्रजाति का है, और उसे आप ही काट देते हैं। कई बार बोया हुआ फसल अगर अच्छी नहीं उगी है, नहीं जामी है, तो आप कहते हैं कि अच्छी बिया नहीं था, बीज नहीं था, तो इसे फिर से जुताई करके दूसरा कुछ बो देते हैं किसान। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा ही होता है समाज में हमारे नेताओं का भी। अगर आपका कोई नेता, कोई सटीक नेता, कोई बढ़िया नेता चुनाव मैदान में उतरता है और उसके पास धन नहीं है, उसके पास संपत्ति नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, आप उसका सर्वे नहीं कर पाते हैं कि वो सही है कि गलत है। कई बार आपसे भूल हो जाती है, आप उसके गरीबी को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं, या उसके अगल बगल जो रहने वाले लोग होते हैं वो जो विषैले पौधे, उनके वजह से आप उसके जो है उसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। विषैले पौधों को निकालना था तो आप इसे ही सोह देते हैं, काट देते हैं, इसको, इसकी डालियों को काट देते हैं। यानी आपका एक नेता उदयमान हो रहा होता है, सही पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, वो गलत नहीं करता है। चूंकि वो पढ़ा लिखा है, बहुत बार वो किसी का मर्डर नहीं करवाना चाहेगा, किसी की हत्या करके राजनीति में नहीं आना चाहेगा, किसी को मॉब लिंचिंग में मरवाना नहीं चाहेगा। इस तरह के मनोवृत्ति वाले नेता भी आपके बीच में होते हैं जो समाज का भला करना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उन्हें ही गलत समझ लेते हैं, उन्हें शंकर या दोयम दर्जे का बीज समझ लेते हैं और कहते हैं ये नेता बनने के काबिल नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो आप उसे अपने वोटों के मार से खत्म कर देते हैं। यानी आप अपना सपोर्ट और वोट उसे नहीं देते हैं, दूसरे किसी अपराधी को दे देते हैं, गलत आदमी को दे देते हैं, और वह आ जाता है फॉर्म में और ये मिट जाता है। इसे जेल वेल में भी कई बार डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इस इलेक्शन में आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग सही प्रत्याशियों का चुनाव करें। मेरे गीत गाने जो बजते हैं ना, आप लोग देखकर जिन्हें आहत होते हैं कई बार, वो मेरा प्रोफेशन है। मैं गाना गाता हूँ, लिखता हूँ, ये मेरा अपना एक कुदरत का दिया हुआ कुछ है, गुणवत्ता है। इस गुणवत्ता को मैं आखिर घर चलाने के लिए, अपनी व्यवस्था चलाने के लिए आदमी क्या करे? स्टार हूँ तो स्टारों की तरह रहना है और स्टारों की तरह जीवन जीना है, तो वैसा ही कुछ कार्य करता हूँ, एडवर्टाइज, प्रमोशन। लेकिन आप लोगों को विचार जो देता हूँ वो मेरा बड़ा प्योर होता है। आप लोग सर्वे करिए कि कौन जातिवादी नेता है, कौन परिवारवादी नेता है, परिवार का ही हित करना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं समाज का वोट तो लेंगे, सपोर्ट भी लेंगे, लेकिन सिर्फ अपने बेटे, अपने बच्चे को ही बस विधायक मंत्री बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज का भला करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम लिए बगैर आप लोगों से कह देना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोग हैं मेरे भाई। आप लोग सर्वे कर सकते हैं। वो समाज हित के लिए नहीं बने हैं, वो सिर्फ व्यक्तिगत हित के लिए बने हैं। अपने घर का बस वो भला करके चला जाना चाहते हैं इस दुनिया से, अपने बच्चों को सुव्यवस्थित करके चले जाना चाहते हैं।
कुछ लोग हैं, जैसा कि मैंने इशारा किया, कि वो राष्ट्र निर्माण या समाज का निर्माण करके समाज के बीच में वो एक आइडल बन जाना चाहते हैं, समाज हित में कुछ ऐसा कर जाना चाहते हैं कि उन्हें सदियों तक याद रखा जाए, समाज के लिए वो जीने आए हैं। ऐसे लोग हैं, वो बाई ऐसे लोग अपने आप उनके पास पैसे आ जाते हैं, अपने आप से, मतलब सोचो ना यार, आप उनको चंदा मिल जाएगा, आप उनके अच्छे कार्य को देखकर आप ही डोनेट कर दोगे, आप वो समाज हित में कुछ बेहतर कर रहे हैं, लोगों की दवाओं के लिए पैसे पॉलिसीज ला रहे हैं, लोगों की शिक्षा के लिए ला रहे हैं, विद्यालय हॉस्पिटल इन सब पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान है ऐसे लोगों पे, ऐसे बवाली लोगों पे, जो लोग अपने आप को ही बस विकसित करने के लिए बने हुए हैं और वो लोग अपने आप के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसे युवाओं को प्रमोट कीजिए जो लोग क्रिएटिव हैं, ऊर्जावान सोच के हैं। जबकि मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसे युवाओं में भी ऐसे तमाम दूषित मानसिकता के लोग छुपे हुए हैं, जो यहाँ भी वही व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ लोग तो चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ते हैं कि उन्हें दूसरे कुछ लोग पैसे दे दें बैठने के लिए, दूसरों का वोट काटने के लिए कुछ लोगों को मतलब ऐसे ही प्रमोट किया जाता है, या वो खुद अपने आप को प्रमोट करते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं। कई बार आप ऐसे कुछ लोगों को बिना सही जजमेंट लिए आरोप भी लगा देते हैं कि ये तो वोट कटवा नेता है, ये तो पैसे लेकर बैठने के लिए आया है, जबकि हो सकता है कि ये सिर्फ उस पर निराधार आरोप लगाया जा रहा हो और वही सटीक नेता हो। विचारों से पता चल जाता है, बातों से पता चल जाता है किसकी सोच कितनी ऊपर है। मैं बहुत व्यथित हूं कि जातिवादी लेबल लेकर, प्रांतवाद का मुद्दा लेकर कुछ लोग अपने घर, अपने समाज, अपनी जाति तक, अपने जिले तक सिमट कर रह गए हैं। कुछ लोग अपने विधानसभा से बाहर की नहीं सोच पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने लोकसभा क्षेत्र के बाहर कोई जानता ही नहीं है। ऐसे कई फैमिलीज हैं, कई परिवार हैं, कई लोग हैं। मैं आप लोगों को अंगुलियों पे कई लोगों को गिना सकता हूं। लेकिन सोचिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे चले गए हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व किए हैं, उन तक आप पहुंचिए। आप लोग यकीन मानिए, जीवन में जय जयकार हो जाएगी, आप सबके भी, आपके बच्चों के भी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आशय आप लोग समझ गए होंगे, मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग इस विधानसभा चुनाव में सही मतदान कीजिए, सही और गलत का पहचान कीजिए। कुछ लोग पार्टियों के नाम पे चंदेबाजी और तमाम तरह की हराम, मतलब बेमतलब की बातें, पार्टियों से टिकट देने के नाम पे लोग पैसे ऐंठते हैं। पार्टियों का टिकट आपको देंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको फर्जी मतलब बकवास करके आपको बोलेंगे कि हम आपको बड़ा भारी बना देंगे, हम आपको हर हाल में जिता देंगे, जबकि असल में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे तमाम लोगों से आपको सजग रहना है, सावधान रहना है और ऐसे लोगों की जय जयकार कर देनी है। भले वो जीत हार का फासला अलग हो, लेकिन जो सुलझा हुआ हो, बहुत वाकई जेन्युइन प्रत्याशी आपके सामने नजर आए और वो मोटरसाइकिल या पैदल या साइकिल से भी आपके पास आए दोस्तों, तो आप मत सोचिएगा कि वह योग्य नहीं है और वह विधानसभा जाने के लायक नहीं है। हो सकता है कि वही लायक है, बाकी सब नालायक हैं, लेकिन आपकी नजरें चकाचौंध में आपके पहचान नहीं पा रही हैं। तो मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा, पार्टियों पे मत जाइए, परिवार और समाज और जातियों पे मत जाइए। जो आपको आपके सर्वे होने चाहिए, सटीक सर्वे। कई बार र्यूमर में आप लोग आकर फंस जाते हैं, फलाने जीत रहा है, अरे बाप रे बाप बहुत बम्पर सीट निकलेगा, अरे वीर है, अरे ये सब हवा बनाया जाता है। आप लोग सर्वे करिए, आपका विधायक कैसा होना चाहिए। आपका विधायक गुंडा बदमाश मवाली होना चाहिए, जिसके दरवाजे पे आप जाके भैया दादा बड़ा भैया दूर से देखने को मिले, या फिर आपका विधायक ऐसा होना चाहिए जिससे इजीली आप मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ दिल्ली में, उसके जो विधायक आए 67, वो लोग कौन थे? कोई स्टूडेंट था, कोई एकदम जेन्युइन जनरल कॉमन मैन था। यार भाई, कुछ ऐसा चमत्कार हो, आपके विधायक आपके अपने लगने चाहिए, आपके विधायक आपके अपने बीच के लगने चाहिए। यकीन मानिए, आप लोग देख लीजिए क्या हो सकता है। जय जयकार तो जारी रहेगी, अजय साहनी स्टार आप सबके साथ होगा और बहुत सारी बात होगी। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्त में ऐसा दिन आ जाएगा, आने वाली सरकारें या आने वाले वक्त में, कि इलेक्शंस वगैरह जो भी हैं वो विदेशों की तरह जो है होने लगेंगे। बहुत ज़्यादा वर्चुअल रैलीज या बहुत ज़्यादा जो है ऐसे ही सोशल मीडिया पे सोशल डिस्टेंस के साथ लोग अपना कन्विंसिंग करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और वोट भी ऑनलाइन पड़ने लगेगा। और ये आने वाले वक्त का, फ्यूचर का बात है।
तो बहुत सारे झंझावतों से आप सभी बच सकेंगे, बहुत सारे सरकारी धन का दुरुपयोग बच सकेगा और सब कुछ पानी की तरह साफ होगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा और इलेक्शन ऐसे ही हो के आसानी से लोग अपने घरों में बैठ के अपना नेता चुन लेंगे। नेता फिर अपना काम करेगा। नेता आपका जो होता है उसे सरकार की ओर से जो जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वही कम नहीं है, लेकिन नेताओं का पेट बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उनको लगता है कि सारा संपत्ति और सारे सुख वैभव सिर्फ उन्हें मिलने चाहिए। तो ऐसे नेता आपको नहीं चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। कुछ और खबरों के साथ रियल रिपोर्टर न्यूज पे आएंगे, बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का।